जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी क्लास होती है और आज की ये हमारी क्लास 17 नंबर की होगी। इससे पहले हमने 16 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की क्लास में हम मूल विधि के मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और बाद में 25 क्वेश्चनों भारतीय संविधान के कवर करेंगे। तो टोटल इस क्लास में हम 50 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 निम्न में से किस अधिनियम के स्थान पर पुनः स्थापित हुआ था। तो बताइए दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 किस अधिनियम के स्थान पर जो है स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटरयान अधिनियम 1939 के स्थान पर जो है मोटरयान अधिनियम 1988 को स्थापित किया गया था। और बता दें, मोटरयान अधिनियम 1988 मोटरयान अधिनियम 1939 के स्थान में जो है प्रतिस्थापित हुआ था। और इसी प्रकार मोटरयान अधिनियम 1939 भी मोटरयान अधिनियम 1914 के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार 16 वर्ष की उम्र का व्यक्ति कितने सीसी का इंजन तक का वाहन चला सकता है। तो बताइए दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार 16 वर्ष की उम्र का व्यक्ति कितने सीसी इंजन वाहन को चला सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 सीसी के इंजन वाहन को 16 वर्ष का व्यक्ति चला सकता है। और बता दें, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है तो वह जो है 50 सीसी इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चला सकता है। ये प्रावधान धारा 4 में दिया गया है मोटरयान अधिनियम 1988 के। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के अनुसार किसे लाइसेंस को निरस्त करने या वापस लेने की शक्ति है। तो बताइए दोस्तों, धारा 19 के अनुसार किसको जो है लाइसेंस को निरस्त करने या वापस लेने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुज्ञापन अधिकारी को जो ये अधिकार प्राप्त है। और बता दें, अधिनियम की धारा अर्थात मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 9 के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है या वापस ले सकता है। कौन सी धारा? 19 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 14 के अंतर्गत मोटरयान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने समय तक वैध रहता है। तो ये जो है 6 माह तक वैध रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लर्निंग ड्राइवरी लाइसेंस केवल 6 माह तक मान्य होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है। तो बताइए दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, मोटरयान अधिनियम 1988 जो है 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। तो कब लागू हुआ था? 1989 को जो है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को, और इसका विस्तार जो है पूरे भारत में है।
क्वेश्चन कह रहा है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 59 के अंतर्गत किसी मोटरयान की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी मोटरयान का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, धारा 59 में क्या प्रावधान दिया गया है इस अधिनियम के। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। परिवहन विभाग के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत यान को पंजीकृत कराने का प्रावधान है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है यान को पंजीकृत कराने का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 39 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 30 दिन के भीतर जो है विधित प्राधिकारी के समक्ष जो है अपील कर सकता है पीड़ित व्यक्ति। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परिवहन यानों को ठीक हालत होने का प्रमाण पत्र निम्न में से कौन देता है। तो ऑप्शन है प्राधिकृत परीक्षण केंद्र, तो ये देता है। अगला कह रहा है विहित प्राधिकारी, ये भी देता है। और अगला कह रहा है परिवहन आयुक्त, ये जो है सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों के दोनों जो है इसके सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि प्राधिकृत प्रशिक्षण केंद्र और विहित प्राधिकारी जो है किसी भी वाहन के ठीक स्थिति के होने का जो है प्रमाण पत्र देते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को बैठाना प्रतिबंधित है। तो बताइए दोस्तों, यह जो है प्रावधान कौन सी धारा के द्वारा जो है प्रतिबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 128 के अनुसार जो है मोटरसाइकिल में 3 लोगों को बैठाना प्रतिबंधित है। और बता दें, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अंतर्गत मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाना धारा 177 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इस अधिनियम में धारा 177 में दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इसलिए इन दोनों धाराओं को यहाँ पर लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस धारा में परमिट की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में जो है परमिट की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। तो धारा 66 में जो है परमिट के आवश्यकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है मोटरयान अधिनियम की किस धारा में रक्षक रहित रेल फाटकों पर कतिपय सावधानियां बरतने का ड्राइवरों का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में ये जो है ड्राइवरों संबंधी कर्तव्य जो है रेलगाड़ी के दिए हुए हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 131 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 213 के अनुसार मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए दोस्तों, धारा 213 के अनुसार मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को ये शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान के लिए वजन की सीमाएं एवं उपयोग किए जाने के बारे में निम्नलिखित में से निर्बंधन कौन लगा सकता है। तो बताइए दोस्तों, मोटरयान के वजन और सीमाओं के उपयोग के लिए निर्बंधन कौन लगाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार जो है इसमें निर्बंधन लगा सकती है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल पर कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। तो एक मोटरसाइकिल में जो है धारा 128 के अनुसार केवल 2 लोग जो है यात्रा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के अनुसार 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो बताइए दोस्तों किस धारा के अनुसार जो है 2 पहिया वाहन चलाने वाले को हेलमेट लगाने का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धारा 115 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। तो बताइए दोस्तों मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के कौन सी धारा के अंतर्गत बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। धारा 202 के अनुसार जो है बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी कर सकता है मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेलमेट की परिभाषा मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में दी गई है। तो बताइए दोस्तों मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में जो है हेलमेट को परिभाषित किया गया है। तो हेलमेट को धारा 129 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है मोटरयान अधिनियम की किस धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण किए जाने के कर्तव्य का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों कौन सी धारा में जो है यातायात चिन्हों के अनुसरण किए जाने का कर्तव्य दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 119 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद यात्रा करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा का उल्लंघन है। तो बताइए दोस्तों कौन सी धारा का उल्लंघन है रेल अधिनियम 1989 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 160 का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की छत, सीढ़ी या इंजन पर चेतावनी के बाद भी यात्रा बैठ करके कर रहा है तो वह जो है धारा 160 के अंतर्गत जो है दंडनीय होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत बिना पंजीकरण के वाहन चलाना दंडनीय है। तो बताइए दोस्तों कौन सी धारा के अंतर्गत जो है बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धारा 192 के तहत जो है ये दंडनीय अपराध है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 में वर्णित है। तो बताइए दोस्तों मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 में क्या प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने पर कितने महीने के कारावास से दंड का प्रावधान मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया है। तो बताइए दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति शराब पी करके वाहन चलाता है तो उसके लिए कितने महीने का कारावास का प्रावधान मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल उसे 6 माह का जो है कारावास दिया जाएगा। और बता दें जब कोई व्यक्ति मादक द्रव्य के असर में मोटरयान चलाता है तो उसे प्रथम अपराध के लिए 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
तो याद रखिएगा कितना, 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या इनमें से दोनों जो है उसको दंड दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा में खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने पर दंड का प्रावधान है। तो बताइए दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के अनुसार जो है खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले को दंड का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 184 के तहत जो है उसे दंडित किया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हुआ पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम की किस धारा में बिना प्राधिकार के वाहन ले जाने को दंडनीय बताया गया है। तो बताइए दोस्तों, यह प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 197 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस क्लास में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होते हैं, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, कौन सी याचिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण, यही जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों की दोनों याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती हैं। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं। तो बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं। तो ऑप्शंस कह रहा है संविधिक अधिकार, दूसरा कह रहा है मौलिक अधिकार, तीसरा कह रहा है संवैधानिक अधिकार, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी रिट जो है न्यायालय के कार्यवाही निलंबित होने पर लागू की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, यही जो है रिट न्यायालय के कार्यवाही निलंबित होने पर जो है लागू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो बताइए दोस्तों, यह जो है किस न्यायाधीश के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश HR खन्ना द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से
जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो बताइए दोस्तों, संविधान में जो है कौन से अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश शब्द आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का मानक पुत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 4 अगस्त 2007 को जो है, कब दोस्तों, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में पहली बार मोबाइल अदालत का उद्घाटन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, कब, 4 अगस्त 2007 में हरियाणा के मेवात जिलों में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में जो है इसका संबंध के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के किस अनुसूची में जो है वर्णित है? तो बताइए दोस्तों, विधायी शक्तियों केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वितरण का संविधान की कौन सी अनुसूची में जो है दिया गया है? तो राइट आंसर बनेगा 7वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान के। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे उल्लिखित हैं। तो बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के दोनों कानून बना सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो यह जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद के विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में जो है सन्निहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है संसद में सन्निहित होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध का प्रावधान भारतीय संविधान करता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका 2011 और 2017 दोनों में जो है UPSI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक बार ये आपका UP कांस्टेबल में भी आ चुका है। तो बताइए दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र और राज्य संबंधों में
परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो बताइए दोस्तों, सहकारिता आयोग ने जो है अपना प्रतिवेदन किस वर्ष जमा किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 में जो है जमा किया था सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो बताइए दोस्तों, सहकारिता आयोग के सिफारिशों का संबंध कौन सा है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने के लिए जो है यो आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्यीय परिषद जो अंतर सहकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना समर्थन किया है? तो बताइए दोस्तों, ये किसकी स्थापना का समर्थन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता आयोग का जो है समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत के संघ और राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यही जो है संघ और राज्य से संबंधित नहीं है। और बाकी आपके तीनों ऑप्शंस पुच्छी आयोग, सहकारिता आयोग और राज्य मन्नार समिति, ये तीनों के तीनों संघ राज्य से संबंधित हैं। जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति की बात करें तो इस समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार के लिए किया गया था। किसके लिए दोस्तों? 1998 में इसका गठन किया गया था चुनाव सुधार के लिए, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 12 जो है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वितरण करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में बताया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, यह प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 265। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन संनियंत्रित करता है? तो बताइए दोस्तों, राज्य सरकारों को कृषि आयकर को जो है कौन संनिर्देशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 274, यही जो है राज्य सरकारों को कृषि आयकर के लिए संनिर्देशित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो बताइए दोस्तों, कौन से किसके कारण जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार व्यवसाय एवं व्यक्ति कर को जो है सीमित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसका
स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि कितने प्रकार का आपातकाल जो है भारतीय संविधान में वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। पहला आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अनुसार लगता है, और दूसरा है संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है, और तीसरा है जो है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।